नमस्कार दोस्तों, आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। और वो कह रहा है, कौन सी राज्य सरकार देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप खोलेगी? दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा या तमिलनाडु? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में इसकी घोषणा की है। दोस्तों ये है क्या, अगर इसकी बात करें तो एजुकेशन टाउनशिप ये है क्या? तो ये एक तरीके का एक ही जगह पर छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा व विभिन्न तरह के कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके, इसलिए एजुकेशन टाउनशिप खोला जाएगा। दोस्तों इसमें विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाएगी, जैसे नीट, आईआईटी, संघ लोक सेवा आयोग और जो उत्तर प्रदेश सरकार की अभ्युदय कोचिंग है, इन सारी चीज़ों की सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी। वो उसके तहत एजुकेशन टाउनशिप खोला जाएगा। स्टार्टिंग में 5 एजुकेशन टाउनशिप खोला जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और वो कह रहा है, बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ओलेक्जेंडर यूसिक, एंथोनी जोशुआ, टार्जन फ्यूरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है वो है ओलेक्जेंडर यूसिक। इन्होंने क्या जीता है? विश्व बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगर दोस्तों इनकी बात करें तो ये किस देश से आते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके यूक्रेन से आते हैं। इन्होंने ब्रिटेन के एंथोनी जोशुआ को हराया है। पिछले साल भी की बात करें दोस्तों, तो पिछले साल भी एलेक्जेंडर यूसिक ही क्या थे? विजेता थे। और अभी हाल ही में आपने रूस और यूक्रेन का युद्ध सुना होगा, काफ़ी चर्चा में था। तो ये यूक्रेन से आते हैं एलेक्जेंडर यूसिक, और बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियनशिप के विनर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये दोस्तों 22 से 28 अगस्त तक 22 से 28 अगस्त तक होगा। और इसमें अगर बात करें हम तो 45 देश के कुल 357 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और दोस्तों ये जापान के जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होगा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। अगर दोस्तों भारत की बात करें तो यह 2026 में इसकी मेजबानी करेगा। वर्तमान में जापान और टोक्यो में होगा, और ये इसका 27th एडिशन है। इतना ही दोस्तों। अगर भारत की बात करें तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक पीवी सिंधु 5 पदक जीत चुकी हैं, जो कि इस बार चोट की कारण इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और वो कह रहा है, हाल ही में किस देश ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को खत्म करने की मंजूरी दे दी है? जी हाँ, चीन और पाकिस्तान के बीच जो था CPEC, उसको खत्म करने की मंजूरी दे दी है। कौन दे दिया है? चीन, पाकिस्तान, रूस या अमेरिका? दोस्तों अगर ये बात करें तो ये दो ही देश के मध्य, चीन और पाकिस्तान। तो इसको खत्म करने की जो मंजूरी भी हाल ही में दिया है वो चाइना ने दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि कारण क्या रहा है दोस्तों? क्योंकि CPEC के नाम पर वहाँ के जो ये CP है, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने आरोप लगाया कि CPEC के नाम पर क्या हो रहा है, उनकी भूमि को हड़पी जा रही है। और पाकिस्तान ने भी काफ़ी आरोप लगाया कि चीन उस तरीके से विकास नहीं कर रहा है जो उसके बीच में बात हुई थी। विकास की गति काफ़ी धीमे है, इस वजह से भी, इन बहुत सारे कारणों की वजह से इसको अब समाप्त करने की घोषणा की गई है। अगर बात करें दोस्तों CPEC की, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये 2019 में प्रारंभ हुआ था। एक द्विपक्षीय परियोजना है, किसके बीच? चीन के और पाकिस्तान के मध्य। दोस्तों है क्या कि जब आप भारत का मैप देखेंगे तो उसमें जो POK वाला एरिया है, तो वहाँ से हो करके ये रास्ता गुजरता है। तो ये काफ़ी विवाद का विषय बना हुआ था। भारत इसका काफ़ी विरोध भी कर रहा था। और यहाँ से चाइना क्या कर रहा था? ग्वादर बंदरगाह तक पहुँच रहा था। ग्वादर बंदरगाह पर पहुँचने से दोस्तों चाइना का जो है वो हिंद महासागर में प्रभाव क्या हो जाता? बढ़ जाता। और भारत इसी कारण से CPEC का लगातार आलोचना करता आ रहा था, क्योंकि यह जो है POK वाले एरिया से हो करके, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो एक विवादास्पद एरिया है, वहाँ से ये गुजर रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
और वो कह रहा है भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC बस का शुभारंभ किस मंत्री ने किया है। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। HFC हाइड्रोजन ईंधन सेल इसका किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये आपके कौन से मंत्री हैं, तो ये बात की जाए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, इन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है। दोस्तों HFC की बात करें हाइड्रोजन ईंधन सेल की, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और बात करें दोस्तों तो इसमें जो बैटरी लगती है वो डिस्चार्ज नहीं होती है, क्योंकि जब तक हाइड्रोजन रहेगा इसका बिजली का उत्पादन बहुत तेजी से होता रहता है। और हाइड्रोजन इसमें फिल करना काफ़ी आसान होता है, इसके तक प्रदूषण काफ़ी कम होगा, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हो सकता है। इसकी लागत दोस्तों काफ़ी कम है, तो अगर ये सही रहा तो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है HFC, एक तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है HFC हाइड्रोजन ईंधन सेल, इसका शुभारंभ किस मंत्री ने किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया दोस्तों NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, वो कह रहा है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। इसको बदलने का फैसला लिया है अभी किसने, तो चंडीगढ़ और पंजाब दोनों की संयुक्त सरकार ने इसके नाम को बदलने का पर सहमत हो गई हैं और इसका नाम अब भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, इसका नाम होगा शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, इसका नाम होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसे AAI का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है, तो ये आप आंसर देख सकते हैं, संजय महल को AAI का अधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी, जी हाँ ये रखिएगा, सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन छत्तीसगढ़ से नागपुर तक किया। इस मालगाड़ी का नाम क्या है, बल्कि आप ये कह सकते हैं इस ट्रेन का नाम क्या है। सबसे लंबी ट्रेन का परिचालन किया है रेलवे ने, जो कि छत्तीसगढ़ से लेके नागपुर तक गई है, और इसका नाम जो है वो है सुपर वासुकी, इसका नाम दोस्तों रखा गया है। अगर इस ट्रेन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुपर वासुकी की, तो इसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में, यानी कि एक स्टेशन को क्रॉस करने में, माफ़ कीजिएगा, 4 मिनट का समय लगता था। इतना लंबा टाइम इसको लगता था एक स्टेशन से। और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 3.5 किलोमीटर इस ट्रेन की लंबाई थी। कितनी लंबी, आप देखिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसको किस विभाग द्वारा, यानी कि किस जोन द्वारा परिचालन किया गया, तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा इसको परिचालन किया गया। छत्तीसगढ़ में बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के रंजानत गांव तक, जी हाँ आप नाम याद रखिएगा, सुन लीजिएगा, रंजानत गांव तक इसका संचालन हुआ है, किया गया है। और ये किस लिए किया गया था, तो 15 अगस्त को जो आपका 75वां स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा था, उस उपलक्ष्य में इसको मनाया गया दोस्तों। ये 5 सामान्य मालगाड़ियों को मिलाकर के एक सुपर वासुकी का निर्माण किया गया था। ये 27,000 टन कोयला लेकर के इसको भेजा गया था छत्तीसगढ़ से नागपुर के लिए। तो आपको नाम याद रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, सुपर वासुकी इसका नाम है। सबसे लंबी मालगाड़ी या सबसे लंबी ट्रेन है। आतंकवाद से पीड़ित लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को, 21 अगस्त को, 22 अगस्त को या 23 अगस्त को। दोस्तों ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। 20 अगस्त की बात करें तो अभी हमने पढ़ा सद्भावना दिवस, विश्व मच्छर दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस, ये 20 अगस्त को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस की बात करें तो आतंकवाद की वजह से जो भी घायल लोग होते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, या आतंकवाद से जो लोग पीड़ित या प्रभावित हैं, उन सब के सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 2018 से की गई है, आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और वो कह रहा है भारत ने अपना पहला स्वदेशी मंकी पॉक्स परीक्षण किट लॉन्च कर दिया। मंकी पॉक्स को अभी WHO ने क्या महामारी घोषित किया था, और उसके लिए भारत ने अपनी एक किट बना ली है। उस किट को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, तो मेडटेक जोन कंपनी ने इस किट को बना लिया है मंकी पॉक्स के लिए।
अगले प्रश्न की देखते हैं दोस्तों, जो कि है आज का अपना आखिरी प्रश्न, और वो कह रहा है भारत 1 लाख से अधिक ODF प्लस गांव की उपलब्धि हासिल कर चुका है। ODF मीन्स क्या? शौच से मुक्त। जी हाँ, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे शुरू किया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जो इसका लक्ष्य क्या था? खुले में शौच से मुक्त। तो भारत 1 लाख से अधिक ODF प्लस गांव की उपलब्धि हासिल कर चुका है, जिसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? या जो टॉप पे राज्य रहा है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना रहा है, वो टॉप पे रहा है। दूसरे नंबर पे बात करें तो तमिलनाडु ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, ये दूसरे नंबर पे रहा है। उड़ीसा तीसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे, और पाँचवें नंबर पे बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश रहा है, वो टॉप 5 में रहा है। ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। और आज हमने जो इस स्टेट को लिया है उस स्टेट का नाम है हरियाणा। ये आप मैप में देख सकते हैं हरियाणा स्टेट को। दोस्तों ये रेड कलर का जो है ये हरियाणा स्टेट है। अगर इसके नॉर्थ में बात करेंगे, जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ये, तो ये आपका पंजाब का एरिया है। और इस एरिया को जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इस एरिया की बात की जाए दोस्तों तो ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है। तो आपके उत्तर में हरियाणा के कौन कौन से 2 राज्य पड़ते हैं? तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश। अगर दोस्तों यहीं पे बात कर लें हम इसके पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ आपका राजस्थान, और दक्षिण की तरफ देखेंगे तो दक्षिण की तरफ भी राजस्थान है। तो पश्चिम और दक्षिण की तरफ कौन सा राज्य है? तो ये राजस्थान है। अगर दोस्तों इसकी पूरब की तरफ बात करें तो ये आपका जिला देख सकते हैं जिसको पॉइंट आउट कर रहे हैं हम, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, जो कि किस नदी द्वारा? यमुना नदी द्वारा इसका अलग करती है। किससे? राजस्थान से। या आप कह सकते हैं ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच ये नदी आती है, और जो कि इसका विभाजन करती है वो यमुना नदी है। दोस्तों एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया, अगर इसकी बात करें हम तो ये आप छोटा सा एरिया देख सकते हैं यहाँ पे बीच में, ये दिल्ली का एरिया है। ये छोटा सा एरिया जिसको व्हाइट में दिखाया गया ये दिल्ली का एरिया है, जिसे 3 तरफ से क्या हुआ? हरियाणा घेरे हुई है। चलते हैं, आइए देखते हैं अगले स्लाइड की तरफ, और ये कह रहा है हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, विधानमंडल एक सदनी है जिसमें विधानसभा 90 सीटें हैं। लोकसभा की बात की जाए दोस्तों तो 10 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, और कुल जिला 22 है। तो विधानमंडल में 90, लोकसभा 10, राज्यसभा 5, कुल जिला 22। सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो वो फरीदाबाद। ये आप जो सिंबल देख रहे होंगे ये हरियाणा गवर्नमेंट का सिंबल है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जिसके बीच में क्या है? लोटस कमल का फूल बनाया गया है, और ऊपर सत्यमेव जयते लिखा गया है। अगले स्लाइड की बात करें दोस्तों, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान को हम लेकर के आए हैं, तो 2 राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट उद्यान हैं, जिसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, वीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य, खिलखिला वन्यजीव अभयारण्य, जिसका नाम दोस्तों खिलखिला नहीं है, और नाहड़ वन्य, इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इसके नाम में कुछ चेंज है। नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य और अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और खपरवास वन्यजीव अभयारण्य, ये आपके इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य है जो कि हरियाणा स्टेट में पड़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। और देख लेते हैं यहाँ पे इनके मुख्यमंत्री देखें मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल, और राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो चंडीगढ़ है। सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।